नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है। मैं बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ और हम चीन के संविधान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और चीन की हमने जो उसके जो संविधान का महत्व है उसका हमने अध्ययन कर लिया था। और आज हम पढ़ेंगे जनवादी चीन का संवैधानिक विकास। हम सभी जानते हैं कि 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी और 1949 से 1954 तक जनवादी चीन का कोई भी औपचारिक संविधान नहीं था। देश पर राजनीतिक परामर्शदाता सम्मेलन द्वारा शासन किया जाता था। उसके बाद 1954 में दूसरा संविधान लागू हुआ। 1975 में फिर नवीन संविधान लागू हुआ और 1978 में फिर एक बार नए संविधान को लागू किया गया। लेकिन वर्तमान में जो संविधान है वो 4 दिसंबर 1982 को जनवादी चीन की 5वीं जनवादी कांग्रेस ने अपने 5वें सत्र में इस संविधान को स्वीकार किया। तो यानी अब जो चल रहा है संविधान वो 1982 में बनाया गया था। और उसके बाद में है नया चीनी संविधान। उसका वैचारिक आधार क्या है? हम सभी जानते हैं कि चीन एक ऐसा देश है जहाँ पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रयोग किया जाता है और मार्क्सवाद लेनिनवाद का चीन की तत्कालीन परिस्थितियों में अध्ययन क्रियान्वयन ही माओवाद है। यहाँ मार्क्सवाद लेनिनवाद का उल्लेख करते हुए माओवाद एवं देंगवाद पर प्रकाश हम डालेंगे। पहला है मार्क्सवाद। जैसा कि बच्चों आपने मार्क्स का नाम सुना होगा कि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है और मार्क्स ने विश्व को वह दर्शन दिया जो कि साम्यवाद का आधार बना। मार्क्स की जो कार्य पद्धति थी उसके द्वारा उसमें एक नवीन श्रमजीवी समाज का सृजन होता है। मार्क्स का अमर ग्रंथ है, आपने नाम सुना होगा, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें उन्होंने अपने समस्त समाजवादी विचारों को रखा है। और इसी तरह से एक वाद और है लेनिनवाद, जो कि लेनिन के द्वारा दिया गया है और व्यवहार में लेनिन ही साम्यवाद का प्रणेता था। रूस में जो साम्यवाद की स्थापना हुई थी उसके वह लेनिन के द्वारा की गई थी और लेनिन का उद्देश्य था मार्क्स की शिक्षाओं का पुनरुत्थान करना। और इसी तरह से है माओवाद। वस्तुतः मार्क्सवाद लेनिनवाद के होते हुए भी मार्क्स ने प्रारंभ से अंत तक राष्ट्रवादी ही बना रहा और जो राष्ट्रीयता का संवेग था सदैव उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बना रहा। उसने सदैव ही चीन की जो महान जनता है और उसकी महान परंपराओं की प्रशंसा की। तो यानी जो साम्यवाद था उसको लाने का कार्य, चीन में लाने का कार्य माओ के द्वारा किया गया और जो इसीलिए उसको माओवाद कहा जाता है। माओ शक्ति का पुजारी था और उसके अनुसार राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली में से उत्पन्न होती है और बंदूक से कोई भी वस्तु उत्पन्न की जा सकती है, ये माओ का कथन है। और माओ ने साम्यवाद लाने के लिए युद्ध की अनिवार्यता और शक्ति में भी विश्वास करता है। और माओ ने नवीन लोकतंत्र नामक पुस्तक में ये विचार रखा कि साम्यवाद कभी भी एकदम नहीं आ सकता है। साम्यवाद से पूर्व एक संक्रमणकालीन अवस्था आएगी और यही दशा नवीन लोकतंत्र की होगी। और माओ था जो कट्टर राष्ट्रवादी था, उसके लिए राष्ट्रवाद कोई आवश्यक बुराई नहीं थी, बल्कि माओ का जो माओ का जो सैन्यवाद है एवं साम्राज्यवादी विस्तारवाद लेनिन की शिक्षाओं के सर्वथा विपरीत है। यानी जो माओ है वो सैन्यवाद का समर्थन करता है। आगे है देंग शियाओपिंग। एशिया महाद्वीप में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जिन नेताओं ने चीन में जो महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाई है उनमें एक प्रमुख नाम देंग शियाओपिंग का है, जिसका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। 93 वर्षों तक जीने वाले इस महानायक के द्वारा, जो कि माओ से तुंग का साथी था, चीन की साम्यवादी क्रांति के पुरोधाओं में से एक माना जाता है। और आज हम पढ़ेंगे चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो पिछले संविधानों की तुलना में 1982 में संविधान का आकार काफ़ी बड़ा था
और इसमें 138 अनुच्छेद हैं। संविधान को 5 भागों में बांटा गया है और संविधान की प्रस्तावना एक प्रस्तावना है तथा 4 अन्य अध्याय हैं। और प्रस्तावना में कहा गया है कि सभी राष्ट्र जातियों ने मिलकर चीन की संस्कृति को वैभवशाली बनाया है और क्रांति की गौरवपूर्ण विरासत को कायम रखा है। प्रस्तावना में क्रांति के अग्रदूत डॉक्टर sun यat-sen को स्मरण किया गया है। आगे है नए चीन की संविधान की प्रमुख विशेषताएं। पहला है संक्षिप्त संविधान। चीन का जो वर्तमान संविधान है जो 1982 में बनाया गया था, वस्तुतः एक संक्षिप्त संविधान है जिसमें 138 अनुच्छेद हैं, एक प्रस्तावना है। जबकि इससे पहले 1954 में बनाया गया था, 1978 में बनाया गया था। वह संविधान थोड़े इससे बड़े थे। और साथ ही जो इस प्रकार जो प्रस्तावना है उसमें चीन के ऐतिहासिक विकास के अनुभवों का विवरण दिया गया है। साथ ही इस संविधान के दर्शन, दल के प्रत्यक्ष शासन एवं सामाजिक व्यवस्थाओं को परिभाषित किया गया है। दूसरा है लिखित तथा निर्मित संविधान। जो नया संविधान है, हम जानते हैं कि जो अन्य आधुनिक राज्यों के संविधान भी लिखित हैं, उसी तरह से यह संविधान भी लिखित है। इसका निर्माण विशेष रूप से नियुक्त की गई एक समिति तथा जनवादी कांग्रेस ने किया है। अतः इसे लिखित होने के साथ साथ निर्मित संविधान भी हम कह सकते हैं। जो संविधान का मसौदा है वो अप्रैल 1982 में प्रकाशित कर दिया गया था ताकि देश की जनता विस्तार से उस पर विचार विमर्श कर सके। साथ ही देश में वाद विवाद के आधार पर राष्ट्रीय जन कांग्रेस ने करीब 100 से अधिक संशोधनों पर विचार किया और उसमें से 30 को स्वीकार कर लिया गया। और जो इसका संविधान का जो प्रथम अध्याय है उसमें सामान्य सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। जो दूसरा अध्याय है उसमें मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। तीसरे अध्याय में राज्य की संरचना तथा यानी सरकार के विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक अंगों पर प्रकाश डाला गया है। और जो चौथा अध्याय राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र चिन्ह और राजधानी का ब्यौरा प्रस्तुत करता है। तो यानी इसमें 4 अध्याय हैं। तीसरा है अनम्य संविधान। यह संविधान अनम्य संविधान है। इस संविधान को अनम्य इसलिए कहा गया है कि उसमें संशोधन उतनी आसानी से अर्थात सुगमता से नहीं किए जा सकते हैं जितनी सुगमता से कोई साधारण कानून बनाया जा सकता है या हटाया जा सकता है। संविधान संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जन कांग्रेस की एक स्थायी समिति है अथवा 115 से अधिक संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, पर वह मान्य तभी होगा जब राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा 2/3 बहुमत से उसे पारित कर दिया जाए। और इस प्रकार चीन का 1882 का जो संविधान है वो रिजिड यानी कठोर है। अगला है चौथी विशेषता जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। पिछले संविधानों में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन जो 1982 का संविधान है वह जनता के जनवादी अधिनायक तत्व की घोषणा करता है। और इस संविधान के जो प्रथम अनुच्छेद है उसमें कहा गया है कि जनवादी चीन जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला राज्य है और जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है और जहां श्रमिकों तथा किसानों के बीच में अटूट मैत्री संबंध भी विद्यमान है। और यहाँ जो हम जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही से अर्थ ये है कि नागरिकों को राजकीय मामलों में हाथ बटाने का पूर्ण अधिकार है। हर स्तर पर